नमस्ते दोस्तों, अरविंद रस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम पेडागोजी मास्टर सिलेबस और शिक्षा की अवधारणा को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक क्लासरूम का दरवाज़ा खोलते हैं और सामने 40 बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे हैं और कुछ अपनी दुनिया में मगन हैं। हाँ, ये तो हर नए टीचर की सबसे बड़ी नाइटमेयर होती है। वही तो। और आपके पास सिर्फ 45 मिनट है उन्हें मैथ्स का एक बड़ा मुश्किल टॉपिक समझाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि एक टीचर इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगा। वो कैसे ये सोचेगा कि हर एक बच्चा, चाहे उसकी सीखने की स्पीड कुछ भी हो, उस नॉलेज को ग्रास्प कर ले। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल चैलेंज है। और सच कहूं तो इसी चैलेंज का सॉल्यूशन उस मास्टर सिलेबस में छिपा है, जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी स्टेट टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे ये मालूम होना ही चाहिए कि पूरे सिलेबस का लगभग 40% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पर बेस्ड होता है। 40%? मतलब लगभग आधा सिलेबस तो यही हो गया। एग्जैक्टली क्योंकि पेपर सेट करने वालों का मेन टारगेट यही चेक करना है कि क्या होने वाला टीचर उस एक्चुअल क्लासरूम की रियलिटी को समझता है या नहीं। और उसके अलावा ओरिजिन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की उत्पत्ति, इस टॉपिक से ही एग्जाम्स में सीधे सीधे 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। अच्छा, तो आज के इस डीप डाइव का मिशन एकदम क्लियर है अपने पास। हमें इस पूरे ब्लूप्रिंट को एकदम अच्छे से समझना है। मैं इस सिलेबस को ना एक ट्रेजर मैप या खजाने के नक्शे की तरह देखती हूँ। अगर किसी को पहले से पता हो कि 40% खजाना सिर्फ एक ही जगह यानी बाल विकास में छुपा है, तो जाहिर है वो सबसे पहले वही खुदाई करेगा। लेकिन एक मैप को पढ़ने के लिए दिशाओं का पता होना बड़ा जरूरी है। तो इतने बड़े सिलेबस में बिना भटके हम कैसे आगे बढ़ें? इस नक्शे को बिना भटके समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसे एक टीचर के सफर की तरह देखें। जब हम पेडागोजी के इस मैप को खोलते हैं तो इसके 8 मेन पिलर्स यानी 8 पिलर्स ऑफ पेडागोजी सामने आते हैं। इन्हें रटने के बजाय चलिए एक जर्नी की तरह देखते हैं। एक टीचर का सबसे पहला कदम क्या होगा? उसे उस रॉ मटेरियल को समझना होगा जिस पर उसे काम करना है, यानी बच्चे का दिमाग। इसलिए हमारा पहला पिलर है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। इसके अंदर हम मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदाय और एजुकेशनल साइकोलॉजी के कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये बड़ा लॉजिकल है। अगर हम माइंड को ही नहीं समझेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन फीड कैसे करेंगे, राइट? तो पहला कदम हो गया साइकोलॉजी। उसके बाद टीचर की जर्नी कहाँ जाती है? फिर उसी साइकोलॉजी की नींव पर हमारा दूसरा और सबसे भारी पिलर खड़ा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। यही वो हिस्सा है जिसका वेटेज 40% है। इसमें हम जीन पियाजे और लेव वेगोस्की जैसे महान साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, जिन्होंने बच्चे के दिमाग की परतों को खोला। जैसे पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक होती है, वहां से बहुत सवाल आते हैं। और इसी हिस्से में जेंडर स्कीमा जैसे टॉपिक्स भी शामिल हैं। वेट, जेंडर स्कीमा, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, जरूर। जेंडर स्कीमा का सीधा सा मतलब है कि समाज कैसे ये तय करता है कि लड़कों और लड़कियों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जैसे बचपन से ही लड़कों को खेलने के लिए कार पकड़ा देना और लड़कियों को गुड़िया देना। एज अ टीचर, जब तक आप ये नहीं समझते कि बच्चे का दिमाग अलग अलग एज ब्रैकेट्स में कैसे डेवलप होता है और समाज उस पर क्या असर डालता है, तब तक आप सही मायने में एजुकेशन डिलीवर नहीं कर सकते। ये उसके सोशल इमोशनल डोमेन का पार्ट है। अच्छा, तो मतलब पहले दिमाग का स्ट्रक्चर समझा, फिर उसके डेवलपमेंट की स्टेजेस को समझा। इसके बाद का लॉजिकल स्टेप तो फिर यही होना चाहिए ना कि अब बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। उससे ठीक पहले एक और बड़ा चैलेंज आता है, और वो है तीसरा पिलर, लर्निंग एंड मोटिवेशन यानी अधिगम एवं अभिप्रेरणा। बच्चा असल में सीखता कैसे है, और अगर वो सीखना ही नहीं चाहता तो उसके अंदर वो आग, वो मोटिवेशन कैसे जगाई जाए। इसमें हम पैवलोव और स्किनर जैसे स्टॉलवर्ड्स को कवर करते हैं। फिर आता है हमारा चौथा पिलर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता। हाँ, और यहाँ मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही हुआ ना कि जो 40 बच्चे क्लास में हैं, वो एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट नहीं है। किसी की पर्सनैलिटी अलग है तो किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग है। एकदम सटीक पकड़ा आपने। और बस इसी इंडिविजुअल डिफरेंस से ही जन्म लेता है हमारा पांचवा पिलर, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। एक सेकंड, यहाँ मेरा एक सवाल है।
इंक्लूसिव एजुकेशन को एक पूरा अलग और इतना बड़ा पिलर क्यों बना दिया गया? क्या ये सिर्फ टीचिंग मेथड्स का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए? आखिर है तो ये पढ़ाने का एक अप्रोच ही ना। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, इसे अलग पिलर इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये एजुकेशन के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को ही पलट देता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता था? बच्चा सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालता था, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में सिस्टम को बच्चे के हिसाब से बदलना पड़ता है। इसमें पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना होता है। ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। वाओ! सिस्टम को बदलना, बच्चे को नहीं। ये पॉइंट वाकई बहुत पावरफुल है। तो अब हमारे पास 5 पिलर्स हो गए। दिमाग समझ लिया, सीखने का प्रोसेस समझ लिया, बच्चों का डिफरेंस समझ लिया और उन्हें एक साथ बिठा भी लिया। तो अब आखिर पढ़ाएंगे कैसे? वही आता है हमारा छठा पिलर, टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां। यहां टीचर सीखता है टूल्स ऑफ द ट्रेड, जैसे NCF 2005, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण जैसे टूल्स। सही है। और बचे हुए आखिरी 2 पिलर्स कौन से हैं? जब आप क्लासरूम को हैंडल करना सीख जाते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि ये सिस्टम यहां तक पहुंचा कैसे। तो 7वां पिलर है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का इतिहास। इसमें आज़ादी से पहले के हंटर कमीशन से लेकर आज तक की सारी पॉलिसीज आती हैं। और 8वां पिलर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स यानी दार्शनिक दृष्टिकोण, जिसमें आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद जैसी आइडियोलॉजीज को समझा जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा नक्शा, साइकोलॉजी से शुरू होकर फिलॉसफी पर खत्म। अब इस रोड मैप को समझने के बाद मुझे लगता है हमें उस कोर हिस्से में डीप डाइव करना चाहिए जहां टीचर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। बच्चे इन्फॉर्मेशन को अंदर कैसे लेते हैं, लर्निंग थ्योरी यानी अधिगम के सिद्धांतों की बात करते हैं। आप मुझे बस ये बताइए कि इन सब में सबसे हाई वेटेज वाले कोर थ्योरीज कौन सी हैं और उनका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अधिगम के इन सिद्धांतों से स्ट्रिक्टली सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला और फाउंडेशनल नाम है आइवन पैवलोव का। इनकी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन। वो कुत्ते और घंटी वाला एक्सपेरिमेंट तो सभी ने सुना होगा, लेकिन एग्जाम और क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण। कुत्ते और घंटी की थ्योरी, इसको असली क्लासरूम में कैसे लाएंगे? क्या टीचर बच्चों के सामने रोज घंटी बजाएगा? एक तरह से हाँ। देखिए, मान लीजिए क्लास में बहुत शोर हो रहा है। टीचर अंदर आता है और टेबल पर डस्टर जोर से मारता है। पहले दिन बच्चे शायद ध्यान ना दें, लेकिन जब टीचर रोज ऐसा करता है और डस्टर मारने के तुरंत बाद उन्हें शांत रहने को बोलता है, तो कुछ दिन बाद सिर्फ डस्टर की आवाज सुनते ही, जो कि एक स्टिमुलस है, पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है। ये है पैवलोव का असली मैजिक, एक नेचुरल रिस्पॉन्स को एक नई स्टिमुलस के साथ लिंक कर देना। क्या बात है, मतलब उनके अंदर एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स डाल देना। फिर BF स्किनर की थ्योरी इससे अलग कैसे हो गई? उनका है ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे RS टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ये RS का क्या चक्कर है? मैं यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पावलोव की थ्योरी में पहले घंटी बजती है यानी स्टिमुलस और फिर कुत्ता रिस्पॉन्स देता है, तो वो SR थ्योरी हुई। लेकिन स्किनर ने इसे पलट दिया। उन्होंने कहा बच्चा कोई मशीन नहीं है, बच्चा पहले खुद कोई एक्टिविटी करेगा यानी रिस्पॉन्स देगा, और उस एक्टिविटी के रिजल्ट के बेसिस पर हम उसे स्टिमुलस जैसे कि कोई इनाम देंगे। इसलिए ये RS टाइप यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है। अच्छा, थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको। मतलब अगर एक बच्चा क्लास में खुद से उठकर किसी मुश्किल सवाल का सही जवाब देता है तो ये उसका रिस्पॉन्स हो गया, और तब टीचर उसे पूरी क्लास के सामने एक स्टार देता है जो कि स्टिमुलस हो गया। तो इस स्टार के लालच में या मोटिवेशन में वो आगे भी सही जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्किनर का पूरा ध्यान इसी चीज पर था कि कोई बिहेवियर होने के बाद उसे कैसा रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मिलता है। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो आदत मजबूत होगी, सजा मिलेगी तो वो आदत छूट जाएगी। तो पैवलोव हैबिट को ट्रिगर करने के लिए और स्किनर चॉइस या बिहेवियर को इनाम से मजबूत करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? तीसरे हैं E.L. थॉर्नडाइक।
इनका सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वैसे ये शिक्षा मनोविज्ञान का जनक वाला पॉइंट तो मुझे लगता है सीधा PYQ में पूछा जाता होगा, लेकिन ट्रायल एंड एरर का बेसिक पॉइंट क्या है? क्या सीखना हमेशा एक गलती भरा प्रोसेस ही होता है? हाँ, लगभग। थॉर्नडाइक का मानना था कि कोई भी इंसान पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। अगर एक बच्चे को मैथ्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया जाए तो वो पहले गलत फॉर्मूला लगाएगा, यानी त्रुटि करेगा, फिर नया तरीका अपनाएगा, यानी प्रयास करेगा, और बार बार ऐसी ट्रायल एंड एरर साइकिल के बाद ही वो फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। ये बड़ा प्रैक्टिकल है। अब इसके बाद मुझे एल्बर्ट बंदूरा के बारे में जानना है। उनकी सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम की थियरी बहुत फेमस है, और वो जो बोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट है उसे सुनकर तो वाकई डर लगता है कि हमें बच्चों के सामने कितना केयरफुली बिहेव करना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट वाकई एक आई ओपनर है। बंदूरा ने प्रूव किया कि बच्चे समाज और दूसरों को देखकर सीखते हैं, जिसे हम इमिटेशन यानी अनुकरण कहते हैं। उस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में जब बच्चों ने देखा कि एक बड़ा इंसान उस खिलौने को पीट रहा है और गुस्सा कर रहा है, तो उन बच्चों ने भी वैसा ही अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। अगर मैं इसको अपने देसी स्कूल एनवायरनमेंट से लिंक करूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई टीचर अपना टेम्पर लूज कर दे और बच्चों पर जोर से चिल्लाए, तो बंडूरा के हिसाब से बच्चे चुपचाप उसे नोटिस कर रहे हैं और लंच ब्रेक में वही बच्चे अपने से छोटे बच्चों पर वैसे ही चिल्लाएंगे? आपने एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया है। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें बोलकर सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। यही सोशल लर्निंग का असली कोर है। और हाँ, इस अधिगम के ग्रुप में हमें गैग्ने और कोल्ब को भी नहीं भूलना चाहिए। उनका कॉन्सेप्ट है हायरार्की एंड एक्सपीरियंस, यानी पदानुक्रम एवं अनुभव। एग्जाम में गैग्ने के 8 लर्निंग लेवल्स और कोल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जरूर सवाल आते हैं। और गाने कोल्ब, आज ये सब सिर्फ नाम नहीं बल्कि क्लास में यूज होने वाले टूल्स लग रहे हैं। अब जब हमने सीखने का प्रोसेस डिकोड कर लिया है, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। हम आखिर इन बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं? शिक्षा यानी एजुकेशन, इस शब्द की रूट क्या है? मैंने देखा है कि इन लैटिन और संस्कृत शब्दों से टेट में सीधे 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एजुकेरे और एजुसेरे जैसे टर्म्स थोड़े भारी लगते हैं। क्या इनको याद रखने का कोई मस्त देसी जुगाड़ या निमोनिक है आपके पास? हाँ, बिल्कुल है, और ये ट्रिक एग्जाम हॉल में बड़ा काम आता है। देखिए, पहले लैटिन रूट्स को पकड़ते हैं। एजुकेशन शब्द 2 लैटिन रूट से जुड़ा है। पहला है एजुकेर या एजुसेर। इसका मतलब होता है टू लीड आउट या मोल्ड करना, यानी बच्चे के अंदर जो नेचुरल टैलेंट छिपा है उसे बाहर निकालना और एक शेप देना। ओके, तो मतलब नॉलेज को बाहर से अंदर जबरदस्ती नहीं ठूंसना है, बल्कि अंदर की कैपेबिलिटी को बाहर लाना है। और दूसरा लैटिन शब्द क्या बताया आपने? दूसरा शब्द है एडुकैटम। इसका सीधा सा मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की प्रक्रिया या ट्रेनिंग देना। ठीक है, अब जल्दी से वो देसी ट्रिक बता दीजिए जिससे जो लोग सुन रहे हैं वो इन लैटिन शब्दों को कभी ना भूलें। ट्रिक बड़ी मजेदार है, बस ये लाइन याद रखिए। केटे को केयर करोगे तो लीड करेगी, तुमको टीच करेगी। हाँ, केटे को केयर करोगे तो लीड करेगी, तुमको टीच करेगी। क्या बात है। अगर मैं इसको डिकोड करूं तो केयर से हमारा मतलब एडुकेयर और एड्यूसेरे से है, जिसको हमने लीड यानी लीड आउट से जोड़ दिया, और तुम से बन गया एडुकैटम, जिसको हमने टीच यानी एक्ट ऑफ टीचिंग से लिंक कर दिया। एकदम परफेक्टली डिकोड किया आपने। अब एग्जाम में एडुकैटम वर्ड दिखते ही दिमाग में तुम और टीच अपने आप आएगा। ये ट्रिक तो कमाल की है, लेकिन हमारे भारत में तो शिक्षा की असली जड़ें संस्कृत से आती हैं। क्या संस्कृत के रूट्स के लिए भी ऐसी कोई तगड़ी ट्रिक है? बिल्कुल। संस्कृत में शिक्षा के 2 मूल शब्द हैं। पहला है शाश, जिसका अर्थ होता है टू डिसिप्लिन, यानी अनुशासन में लाना, और दूसरा है विद्या, जिसका सीधा अर्थ है नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त करना। शाश मतलब अनुशासन और विद्या मतलब ज्ञान। इसकी क्या ट्रिक है? इसको बस इस एक सेंटेंस से याद रखिए। संस्कृत की शिक्षा अनुशासन मांगती है, विद्या ज्ञान देती है। बस इतना ही। शिक्षा वर्ड सीधा शाश यानी अनुशासन से जुड़ गया और विद्या सीधा ज्ञान से। संस्कृत की शिक्षा अनुशासन मांगती है, विद्या ज्ञान देती है। सुपर्ब। अब देखिए, शब्दों के मतलब तो हमने समझ लिए, लेकिन वर्ड्स तो तभी काम के हैं जब कोई बड़ा थिंकर उन्हें डायरेक्शन दे। तो चलिए फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स वाले पिलर की तरफ चलते हैं।
महान विचारकों ने एजुकेशन को कैसे देखा, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल यानी अरस्तु और जॉन ड्यूई के अप्रोच में क्या बेसिक डिफरेंस था। ये कंपैरिजन ना पूरे पेडागोजी सिलेबस का एक बहुत क्रूशियल हिस्सा है। पहले अरस्तु की बात करते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है जो हर दूसरे टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। हाँ, ये तो सुनने में बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कैच है? कैच यहाँ डेवलपमेंटली पॉइंटिंग में है। अरस्तु यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रहे थे, उनका फोकस 2 डोमेन्स पर था, फिजिकल डोमेन यानी शारीरिक विकास और कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। उनका लॉजिक था कि ये दोनों आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। अगर बच्चा फिजिकली वीक है या कुपोषित है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कभी पीक पर नहीं जाएगा। इन दोनों का बैलेंस ही सच्ची शिक्षा है। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर पेट में दर्द है तो बच्चा पिथागोरस थ्योरम पर फोकस कैसे करेगा? लेकिन दूसरी तरफ जॉन ड्यूई का अप्रोच तो एकदम अलग था, है ना? हाँ बिल्कुल। जॉन ड्यूई एक प्रैग्मेटिस्ट थे, यानी प्रयोजनवादी। उनके लिए एजुकेशन कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं था। उनका सबसे फेमस कोट है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है, यानी एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझूं तो ड्यूई शायद ये कहना चाह रहे थे कि हमारा आज का क्लासरूम एक वेटिंग रूम बन गया है, जहां बच्चे 15 साल बैठकर फ्यूचर का वेट करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तब रियल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो इस वेटिंग रूम मॉडल के खिलाफ थे, माय राइट? वाह, आपकी वेटिंग रूम वाली एनालॉजी तो एकदम स्पॉट ऑन है। ड्यूई का यही मानना था कि स्कूल फ्यूचर का इंतजार करने की जगह नहीं है। इसका पेडागॉजिकल इम्प्लीकेशन ये है कि एक रियल क्लासरूम को एक मिनिएचर सोसाइटी यानी एक छोटा समाज होना चाहिए। मिनिएचर सोसाइटी, असली क्लासरूम में इसका क्या मतलब होगा? क्या बच्चे क्लास में बैठकर गांव की पंचायत लगाएंगे? पंचायत नहीं, पर वो रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स को क्लास में जरूर लाएंगे। जैसे मान लीजिए एक गांव के स्कूल के पास पानी की भारी कमी है। अब एक ट्रेडिशनल टीचर क्या करेगा? वो ब्लैक बोर्ड पर जल संरक्षण पर निबंध लिखवा देगा। लेकिन ड्यूई के मिनिएचर सोसाइटी मॉडल में टीचर बच्चों से कहेगा कि स्कूल के गार्डन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डिजाइन करो। जब बच्चे मिलकर उस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस प्रोसेस में वो जो साइंस, मैथ्स और टीम वर्क सीखेंगे वही असली एजुकेशन है। वो फ्यूचर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो आज में जी रहे हैं। देखिए, मिनिएचर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा आइडियल और रेवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन यहाँ मैं डेविल्स एडवोकेट बनती हूँ। अगर बच्चे दिन भर गांव की समस्या सुलझाएंगे और गार्डन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वो यूपी टेट, सुपर टेट या अपना बोर्ड एग्जाम कैसे पास करेंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम तो आज भी रोट लर्निंग यानी रटकर OMR शीट भरने पर टिका है। ड्यूई की इस थ्योरी के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज यानी गुण ये हैं कि इससे रोटे लर्निंग खत्म होती है, एजुकेशन बिल्कुल रेलेवेंट बन जाती है। बच्चा ये नहीं पूछता कि मैं अलजेब्रा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली यूज कर रहा है। हाँ, रटने से मुक्ति मिलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर इसके कॉन्स यानी नुकसान क्या है? ये फेल कहाँ हो जाता है? कॉन्स ये हैं कि आज के इस रिजिड एग्जाम स्ट्रक्चर में, जहां एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में लंबा चौड़ा सिलेबस फिनिश करना होता है, वहां इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, क्लास को मिनिएचर सोसाइटी बनाने के लिए टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। हर टीचर इंस्टेंटली ऐसी डायनामिक क्लास हैंडल नहीं कर सकता। मतलब थ्योरी टॉप नॉच है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम से क्लैश करती है। वैसे क्या इस मिनिएचर सोसाइटी या शिक्षा स्वयं जीवन है वाले कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं? अरे बिल्कुल आते हैं। मैं आपको यूपी टेट और DSSB दोनों में पूछा गया एक PYQ बताता हूँ। क्वेश्चन था, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ये कथन किसका है? ऑप्शन थे A अरस्तु, B जॉन ड्यूई, C प्लेटो, D स्किनर। ये तो अब कोई भी आंसर कर देगा। ऑप्शन बी जॉन ड्यूई, क्योंकि अरस्तु ने तो स्वस्थ शरीर वाले बैलेंस की बात की थी और स्किनर ने तो रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली RS टाइप थ्योरी दी थी। क्या बात है, आपने एलिमिनेशन मेथड का एकदम सही यूज किया। तो चलिए अपने इस डीप डाइव को क्लोज करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रयागराज के उन टेट एस्पिरेंट्स की तरह जो डेटा ट्री बनाकर रिवीजन करते हैं, एक सुपर फास्ट बुलेट राउंड करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में लॉक हो जाए। मैं सवाल पूछूंगी, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। रेडी? एकदम रेडी, लेट्स शूट।
पूरे पेडागोजी सिलेबस का अनडिस्प्यूटेड किंग या सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, इसका वेटेज 40% से ऊपर है। लैटिन शब्द एजुकेयर या एजुकेरे का मीनिंग अंदर से बाहर निकलना यानी टू लीड आउट। याद रहे, अगर केयर को केयर करोगे तो लीड करेगी। और लैटिन शब्द एजुकमाटम का अर्थ शिक्षण प्रक्रिया यानी एक्ट ऑफ टीचिंग। याद रहे, तुमको टीच करेगी। संस्कृत शब्द शास का क्या कनेक्शन है? जीवन को अनुशासन में लाना यानी टू डिसिप्लिन। और दूसरा संस्कृत शब्द विद्या, ज्ञान प्राप्त करना यानी नॉलेज, रूल था। संस्कृत की शिक्षा अनुशासन मांगती है, विद्या ज्ञान देती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। ये डेवलपमेंटल पिन पॉइंटिंग किसने की? ये ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल यानी अरस्तु का कथन है। आखिरी सवाल, क्लासरूम को मिनिएचर सोसाइटी मानने वाले और शिक्षा स्वयं जीवन है कहने वाले थिंकर। ये थे प्रैग्मेटिस्ट थिंकर जॉन ड्यूई। बहुत बढ़िया। इस बुलेट राउंड ने सब कुछ एक जगह पैक कर दिया। अगर कोई इन पॉइंट्स को अच्छे से रिटेन कर ले तो एग्जाम में उसके नंबर पक्के हैं। आज हमने पेडागोजी के 8 पिलर से लेकर पावलोव स्किनर के मैकेनिज्म तक सब कवर किया और ड्यूई अरिस्टोटल की फिलॉसफी को क्रिटिकली इवैल्यूएट किया। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हम अरस्तु के स्वस्थ शरीर और दिमाग के बेसिक प्रिंसिपल को लें और उसे जॉन ड्यूई के मिनिएचर सोसाइटी यानी सामाजिक समस्या समाधान वाले मॉडल के साथ मर्ज कर दें, तो क्या हम आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते? एक ऐसा स्टूडेंट जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो और जो सिर्फ रट्टा ना मारे बल्कि एक्चुअल में सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्या एजुकेशन का अल्टीमेट गोल यही नहीं होना चाहिए? इस बारे में खुद जरूर सोचिए। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।